हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास का अंतिम चैप्टर मुगल साम्राज्य, जिसके अंदर हम बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां को कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। दोस्तों, मेरा चैनल है जीके एजुकॉर्ड चैनल, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें और जो मैं वीडियो बनाता हूँ उनको जरूर लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है शाहजहां के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं। कब बैठते हैं? 1658 ईस्वी में, और 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन करते हैं। फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब का जन्म जो है 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में दोहाद, गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का बचपन अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। नूरजहां के बारे में बता देते हैं। नूरजहां जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी, जो कि ईरान के निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। पहले उसकी शादी अली कुल बेग से हो जाती है। अली कुल बेग की मृत्यु के बाद जो है नूरजहां जो है अकबर की पत्नी की सेवा में नियुक्त हो जाती है, और जहांगीर जैसे ही उसको देखता है उससे शादी कर लेता है। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां जो है 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर नूरजहां को कहां पर भेज देता है? लाहौर में। और औरंगजेब के बचपन जो है नूरजहां के पास बीतता है। तो यह नूरजहां के बारे में आगे देखते हैं। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने को दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह किया जाता है। तो औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्य अभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया था। देवराय के युद्ध के सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1658 ईस्वी को दूसरी बार उसका राज्याभिषेक करवाया। नेक्स्ट है, औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब जो है सुन्नी धर्म को मानते थे और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। किसको? औरंगजेब को। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई कब? 22 जून 1665 ईस्वी में। डेट याद रखना जरूरी नहीं है, आप साल याद रख सकते हैं। महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई। अब ये जय सिंह और शिवाजी कहाँ से आ जाते हैं? शिवाजी जो है मराठा के एक महान सम्राट थे, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे, और इसने औरंगजेब की नाकों में दम कर रखा था। ये काफ़ी महान सम्राट थे। इसको धोखे से जय सिंह ने औरंगजेब के पास ले जाते हैं, और फिर औरंगजेब क्या है, इसको शिवाजी को जेल में डाल देते हैं। कब डालते हैं? मई 1666 ईस्वी में। लेकिन अगस्त में शिवाजी काफ़ी चतुर इंसान थे। अपनी चतुराई दिखाते हुए वे अगस्त में औरंगजेब की जेल से फरार हो जाते हैं। आगे देखते हैं। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित होते हैं। किसके कहने पर? राजा जय सिंह के कहने पर। यह शिवाजी को कैद करके जयपुर के भवन में रख लेते हैं। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब 1675 ईस्वी में दिल्ली में कर देते हैं। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिसको औरंगजेब चाहते थे कि वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार करे, लेकिन गुरु तेग बहादुर ऐसा नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की हत्या करा देते हैं। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया था। जजिया कर क्या होता है? जो गैर मुसलमान धर्म होते हैं, चाहे वो हिंदू, जैन और क्रिश्चियंस हो, उन पर जो है धर्म के नाम पर कर वसूला जाता है, उसको जजिया कर बोला जाता है। औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण 1669 ईस्वी में औरंगाबाद में करवाया था। और औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगाबाद में करवाया था। 1685 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। आगे देखते हैं। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला और राजाराम ने किया था। जाट विद्रोह कब हुआ था?
1670 ईस्वी में। तो 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए, गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बावजूद जाटों ने फिर से 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह शुरू कर दिया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने डाली थी। तो भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली थी? राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। यानी औरंगजेब की शासन व्यवस्था में हिंदू मनसबदार ज्यादा थे। यह एक पोस्ट होती थी जो कि शासन व्यवस्था को देखते थी। तो औरंगजेब ने अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में हिंदू मनसबदारों को सबसे ज्यादा रखा था। औरंगजेब जो है सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब के पुत्र थे अकबर। उसने दुर्गावास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का अधिकार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाया। नवरोज का त्योहार मनाना, बांग की खेती करना, गाना बजाना, जर्रोखा दर्शन, तुलादान, इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तोलने की प्रथा यह अकबर के जमाने में शुरू की गई थी, आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये कुछ एक्टिविटी थी जिस पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया था, वो आप फिर से पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। औरंगजेब के दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी। सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। म्यूजिक वगैरह का कल्चर खत्म कर दिया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष थे, निपुणता हासिल थी। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर किसके शासनकाल में तोड़े गए थे? औरंगजेब के शासनकाल में। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर था, बनारस का विश्वनाथ मंदिर था। वीर सिंह देव के द्वारा जागीर के काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर को भी तोड़ा गया था। ये कुछ मंदिर थे जो ज्यादातर औरंगजेब के समय पर तोड़े गए थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हो जाती है। इसने खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है उसमें इसको दफनाया गया था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश और दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का देश, यानी काफिरों के देश को इस्लाम के देश में परिवर्तित करने का मकसद औरंगजेब का रहता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री थे फ्रांकोइस बर्नियर जो औरंगजेब के चिकित्सक थे, इसके डॉक्टर थे। तो दोस्तों यह था औरंगजेब के बारे में, जो अपने समय के सबसे क्रूर शासक रहे हैं। इसके बाद के जितने भी शासक हुए, जैसे कि बहादुर शाह फर्स्ट, जानदर शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, और सबसे लास्ट जो रहते हैं वो बहादुर शाह जफर होते हैं, जिनका शासनकाल 1857 ईस्वी को स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में खत्म हो जाता है। तो वहां से ही मुगल शासन खत्म हो जाता है। तो मुगल समय का ये पीक टाइम यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब हम मुगल शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। मुगल शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। वो कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं। तो मुगल शासन व्यवस्था, मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। शासन व्यवस्था में हम क्या पढ़ेंगे? किस पद को क्या बोला जाता था, प्रांत या देश कैसे कैसे विभाजित किए हुए थे, शासन व्यवस्था कैसे की जाती थी, जो मेन पद थे उनके क्या कार्य होते थे, खेती पर किस तरह से कर वसूल किया जाता था, किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे अच्छा था और किसका सबसे ज़्यादा खराब था, वो हम इसकी शासन व्यवस्था में देखते हैं। आगे देखते हैं। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद जो है शासन के कार्य को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील होता था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र और मीर समन में विभाजित कर दिया था। तो वकील जो पद था उसके ये महत्वपूर्ण कर्तव्य होते थे। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर शासन किया था। तो असद खान जो प्रमुख अधिकारी थे उसने 31 वर्षों तक इस पद पर शासन किया था। मीर बख्शी के द्वारा शरकत नाम
के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। तो मीर बख्शी जो है शरकत नामक पत्र पर साइन करते थे, तब हर सैनिक को उनकी तनख्वाह मिल पाती थी। जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि का निरीक्षण कौन करता था? सदर करता था। तो सदर का एक पद है, एक पोस्ट है, जैसे आज के टाइम पर तहसीलदार या फिर एसटीओ एसडीएम मानते हैं, उसी तरह मुगल साम्राज्य में भी इस तरह के पद होते थे। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान जो है दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी के पास होता था। आगे देखते हैं प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का बंटवारा सरकार में, सरकार का बंटवारा जो है परगना महाल में, या फिर महाल का जो बंटवारा है या महाल को जो डिवाइड किया गया था वो जिलों में या फिर दस्तूर में, और दस्तूर किस में बटे हुए थे? ग्राम में बटे हुए थे। जिस प्रकार आज के समय पर सबसे निचली इकाई होती है ग्राम, उसके बाद ब्लॉक आ जाते हैं, ब्लॉक मिलकर फिर जिले बनाते हैं, जिले मिलकर फिर राज्य बनाते हैं, उसी प्रकार से उस समय भी राज्य इस तरह बटे हुए थे। वो आप यहाँ पर बड़े से बड़ी इकाई और छोटे से छोटी इकाई देख सकते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, जिसे मावदा या फिर दी है भी कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत जो है छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता है। जैसे गांव के अंदर या फिर शहर के अंदर जो आजकल वार्ड होते हैं, उसी तरह ग्राम के अंदर भी छोटी छोटी बस्तियां होती थी, जिसको उस समय क्या बोला जाता था? नागला। आगे यहाँ पर मुगल काल के प्रमुख अधिकारी बताए गए और उनके कार्य बताए गए हैं कि किस पद का क्या कार्य होता था। उसको देख लेते हैं। सूबेदार, सूबेदार का कार्य होता था प्रांतों में शांति स्थापित करना। दीवान, प्रांत में राजस्व का प्रधान। बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। फौजदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। अमील, अमलगुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल, नगर का प्रधान होता था। सिकदार, जो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। और आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाए रखता था, यानी गांव के जो किसान होते थे उनसे सीधा संबंध रखता था आमिल, और उनसे लगान निर्धारित करता था। शाहजहां के शासनकाल में, किसके काल में? शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई स्थापित की गई थी। सरकार और परगना के मध्य चकला नाम की एक इकाई स्थापित की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में बटी हुई थी। मुगल साम्राज्य में भूमि कर, लैंड टैक्स जो है तीन कैटेगरी में बांटा हुआ था। एक थी खालसा भूमि, एक थी जागीर भूमि, एक थी शेरुगल या फिर मददे मास। खालसा भूमि जो होती थी वो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी। बादशाह यानी कि मुगल साम्राज्य का शासक जो होता था वो डायरेक्ट कंट्रोल करता था खालसा भूमि को, यानी जिस भूमि को वो कंट्रोल करता था उसको खालसा भूमि बोला जाता था। हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा पैदावार होती हो। जागीर भूमि क्या होती थी? तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। जो सैनिक या अधिकारी बादशाह के पास कार्य करते थे उनको उनकी तनख्वाह के बदले भूमि दी जाती थी, जिसको क्या बोला जाता है? भाई जागीर भूमि, तुम्हें जागीर भूमि दी जाती है। और तीसरी आ जाती है शेरुगल या फिर मदद खास भूमि। अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि होती थी। खुश होकर शासक जब भूमि किसी व्यक्ति को देता था उसको शेरुगल बोला जाता था और इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह के द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राय का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने अक्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। तो करोड़ी नामक अधिकारी बनाया जाता था जो अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में 1 करोड़ दाम वसूल करता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहशाला नाम की नवीन कर प्रणाली आरंभ की थी। उसका क्या नाम था? दहशाला। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ही भूमि को 4 भागों में बांटा जाता था। वो देख लेते हैं। इस बंदोबस्त के तहत जो है भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, जिसको पोलज, परती, चाचर, बंजर आदि कहा जाता था। पोलज क्या होती थी? इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। जिस भूमि में नियमित रूप से खेती होती थी उसको पोलज भूमि बोला जाता था, और वर्ष में 2 बार फसल इस प्रकार की भूमि में उगाई जाती थी। इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी, उसको बोला जाता था प्रति भूमि, यानी 1 वर्ष छोड़ के अगले वर्ष जिस धरती पर फसल पैदा की जाती थी उसको प्रति बोला जाता था।
नेक्स्ट है चाचर। इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। इसमें बहुत गैप होता था। बंजर भूमि तो आपको पता ही है, जो खेती योग्य भूमि नहीं थी उसको बंजर बोला जाता था और इस पे किसी भी प्रकार का लगान व नहीं वसूला जाता था। 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की थी। एक नया टैक्स सिस्टम लागू किया था जिसको क्या बोला जाता था, जब्ती। इसमें कर निर्धारण को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, एक को तखसीस और दूसरे को तहसील कहा जाता था। आगे है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया था और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। यानी भू राजस्व जो कर वसूला जाता था और जो उपज पैदा की जाती थी उसका आधा हिस्सा ही भू राजस्व के रूप में औरंगजेब को दिया जाता था। इसको नस्क प्रणाली बोला जाता था। मुगल काल में कृषक जो है 3 वर्गों में बटे हुए थे। कृषक मतलब कि किसान। एक होते थे खुद कास्ट, दूसरे होते थे पाही कास्ट और तीसरे होते थे मुजाहिरियन। खुद कास्ट जो होते थे ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जाके वे निवासी होते थे। पाई कास्ट कौन होते थे, ये दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य करते थे। और मुजाहिरियन कौन होते थे, खुद कास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर जो कृषि कार्य करते थे उनको मुजाहिरियन बोला जाता है, या एक प्रकार से ठेकेदारी पर जो खेती करते थे उनको मुजाहिरियन बोला जाता था। नेक्स्ट है, मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। सबसे ज्यादा सिक्के किसके समय पर डाले गए थे, औरंगजेब के समय पर। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय पर सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी, साथ ही उस पर अपना एवं नूर जहां का नाम भी अंकित करवाया था। किसने, जहांगीर ने। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि मुगल कालीन लगान वसूल करने की कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती थी। यानी मुगल काल के समय पर किस सिस्टम से कर वसूला जाता था वो देखते हैं। पहले है गल्ला बख्शी। इसमें जो है फसल का कुछ भाग सरकार के द्वारा ले लिया जाता था। दूसरा सिस्टम था नसक। नसक में क्या होता था, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उससे लिया जाता था और यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती सिस्टम क्या था, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो कि नगद लिया जाता था। तो 3 तरह की व्यवस्थाएं थी, गला बख्शी, नसक और जब्ती। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा सिक्का होता था संसव सोने का। सवर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही होता था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था चांदी का रुपया। यानी चांदी के रुपये से मुगल कालीन अर्थव्यवस्था विकसित की जाती थी। नेक्स्ट है दोस्तों, दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग किया जाता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभाजित की गई थी। यानी मुगल की जो सेना होती थी वे 4 तरह से डिवाइड की गई थी। एक होती थी पैदल सेना, एक होती थी घुड़सवार सेना, एक होती तोपखाना सेना और एक होती थी हाथी सेना। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्ण रूप से मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और इसे अकबर ने शुरू किया था। ये हमने जब अकबर का टॉपिक कवर किया था तब हमने पढ़ा था। 10 से लेकर 500 तक मनसब जो प्राप्त करते थे उनको मनसबदार बोला जाता था। 500 से लेकर 2500 तक मनसब जो प्राप्त करते थे उनको उबरा बोला जाता था और 2500 से ऊपर जो मनसब प्राप्त करते थे उनको अमीर आजिम बोला जाता था। तो मनसबदारी प्रथा आप समझ गए होंगे, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड थी और किस पद को क्या नाम दिया गया था वो यहाँ पर बताया गया है। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। स्वार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। तो ये कुछ अलग सिस्टम थे। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे और औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या कितनी थी, 79। लास्ट है, जहांगीर ने स्वार पद में 2 अस्पा सिंह अस्पा की व्यवस्था की हुई थी। जो स्वार पद होते थे सैनिक टुकड़ी में जो स्वार पद चलते थे उनको 2 तरह से बांटा गया था, 2 अस्पा और सिंह अस्पा। सर्वप्रथम यह पद मावत खान को दिया गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने कवर किया औरंगजेब के बारे में। मुगल शासन व्यवस्था कैसी थी वो हमने आज के वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई या अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। मेरा चैनल जीके एजुकेट जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पेशवा जो रही है, शिवाजी के प्रधानमंत्री जो होते थे उनको पेशवा बोला जाता था, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
तो दोस्तों एक बार आप फिर से मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़िए, उसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज करिए ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।